नमस्कार साथियों, ये है हमारा एरर डिटेक्शन का सेट नंबर 13 और हर बार की तरह हम अभी भी 10 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में, इन सेशंस में हम वो क्वेश्चन, वो कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो आज के 10 क्वेश्चन भी ऐसे हैं। कमेंट करके इस वीडियो के बाद ये जरूर बताना कि आपको इन 10 में से कितने पहले से आते थे, मतलब कितने आंसर आपके सही हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। और हमारा पहला सेंटेंस है, नो सूनर द ट्रेन हैड अराइव्ड देन द पैसेंजर्स रश्ड टू द कंपार्टमेंट्स। मतलब यह कि जैसे ही ट्रेन पहुंची वैसे ही सारे पैसेंजर्स कंपार्टमेंट की तरफ भागने लगे। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट अप्लाई होंगे, दोनों को आपने ध्यान से सुनना है। देखो, पहला कंसेप्ट है नो सूनर, एक कंजंक्शन है। नो सूनर अगर कहीं पर भी आता है तो उसका देन का पेयर बनता है THAN का। ध्यान रखना है, THEN का इस्तेमाल ना कर ले। यहाँ पर किया भी नहीं, अगर करता तो गलती हो जाती। तो कंजंक्शन पेयर के हिसाब से तो सही है। जैसे आइदर और होता है, नाइदर नोर होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे नो सूनर के साथ देन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा कंसेप्ट जो यहाँ पर अप्लाई हुआ है वो ये कि नो सूनर अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है, और अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी भी नेगेटिव शब्द से होती है तो वहाँ पर इन्वर्जन अप्लाई होता है, और वहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट यूज होता है। तो यहाँ पर नो सूनर लिखा है, द ट्रेन हैड लिखा है। भैया ये जो हैड लिखा है ये द ट्रेन से पहले आएगा यहाँ पर, यह आपने ध्यान रखना। बस सेंटेंस बनेगा, नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन द पैसेंजर्स रश्ड टू द कंपार्टमेंट। कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव शब्द से शुरू होगा, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, ये सब नेगेटिव वर्ड अगर इनसे शुरू करते हैं सेंटेंस को तो आपके सेंटेंस में इन्वर्जन लगेगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। इस बात को ध्यान रखना है, इसका नाम होता है इन्वर्जन। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, शी वुड रादर वेंट होम अर्ली देन अटेंड द बोरिंग लेक्चर। वो घर चली जाएगी बोरिंग लेक्चर अटेंड करने से अच्छा। तो वुड रादर लिखा हुआ, भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ वुड रादर। वुड रादर का बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर कहीं पर भी वुड रादर लिखा है तो भाई वुड रादर के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, बेयर इन्फिनेटिव लिखा जाता है। वुड रादर लिखें या वुड सूनर लिखें या फिर वुड बेटर लिखें, इनमें से कुछ भी लिखा जाएगा तो हमेशा उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखी हुई या वेंट, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी जगह फर्स्ट फॉर्म आएगी और वेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। शी वुड रादर गो होम अर्ली देन अटेंड बोरिंग लेक्चर, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, वुड रादर, वुड सूनर, वुड बेटर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर यहाँ पर वुड की जगह हैड बेटर भी लिखा होगा ना, अगर कहीं पर हैड बेटर लिखा हो, ठीक है, या कहीं पर हैड रादर लिखा हो, तो इनके बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ ही वाज रिच ही वुड बाय अ बंगलो नियर द बीच। अगर वो अमीर होता तो बीच के पास में एक बंगलो खरीद लेता। अगर अमीर होता, इसका मतलब अमीर है नहीं, हम सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर इमेजिनेशन करते हैं तो इफ के साथ आप सब्जेक्ट कुछ भी लिखो, हेल्पिंग वर्ब कभी भी वाज नहीं आ सकती। सब्जेक्ट कुछ भी लिखो, सिंगुलर लिखो या प्लूरल लिखो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर ही लिखी जाएगी। यहाँ पर जो वाज लिखा है इसको हटाएंगे, ही लिखा है तो भी, शी लिखा है तो भी, जो भी लिखा है यहाँ पर हमेशा वर आएगा। इफ़ ही वर रिच, अगर अमीर होता, अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता, इफ़ आई वर योर फ्रेंड आई वुड टेल यू एवरीथिंग। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता मैं तुम्हें सब कुछ बताया था। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आया हो, और इसके बाद जब आगे सेंटेंस बनता है, यहाँ पर इमेजिनेशन करते हैं, उसके बाद जब सेंटेंस बनता है उसमें सब्जेक्ट लिख करके वुड का इस्तेमाल करते हैं आगे, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आया हो तो ऐसी ही एक इमेजिनेशन वाला सेंटेंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इट इज़ टाइम वी स्टॉप वेस्टिंग आवर एनर्जी ऑन पॉइंटलेस डिबेट्स। अब समय आ गया है कि हमें अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना चाहिए पॉइंटलेस डिबेट्स के ऊपर। इट इज़ टाइम से सेंटेंस शुरू हो रहा है, और रूल ये है भाई, क्योंकि देखो हम हर क्वेश्चन के साथ एक रूल पढ़ते हैं। इट इज़ टाइम, इट्स टाइम के साथ अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होता है और अगर वहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी, ये वर्ब हमेशा अपनी सेकंड फॉर्म में लिखी जाएगी, ध्यान रखना है। इट इज़ टाइम लिखा है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है वी, उसके बाद वर्ब लिखिए स्टॉप। स्टॉप नहीं आएगा, उसकी सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी। स्टॉप की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी भैया? स्टॉप की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टॉप्ड। ये यहाँ पर आएगा, बी पार्ट में हम ये करेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर ये इट इज़ टाइम लिखा होगा तब भी, अगर इट इज़ टाइम की जगह पर इट इज़ हाई टाइम लगा देंगे तब भी ऐसा ही होगा। हाई टाइम की जगह अगर कोई लगा देगा इट इज़ नाउ टाइम, कोई लगा देगा इट इज़ राइट टाइम, कोई लगा देगा इट इज़ अबाउट टाइम, ठीक है, कोई नेगेटिव बोले इट इज़ नॉट टाइम, तो ऐसा कुछ भी लिखा जाएगा। रूल यही है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इट इज़ टाइम वी स्टॉप्ड वेस्टिंग आवर टाइम, तो इसका ये मतलब नहीं है कि टाइम आ गया था या हमने टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया था। ये प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहा है। अब समय आ गया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इट इज़ टाइम वी वेंट देयर, अब समय आ गया कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए। इट इज़ टाइम यू रिवाइज्ड दीज कंसेप्ट, अब समय आ गया कि तुम्हें सब कुछ रिवाइज करना चाहिए। तो अपना भी एक ऐसी सेंटेंस बना करके बताओ किस चीज़ का टाइम आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नो अदर स्टूडेंट द क्लास इज सो टॉल एज हिम। क्लास का दूसरा कोई भी लड़का, क्लास का दूसरा कोई भी लड़का इतना लंबा नहीं है जितना लंबा ये है। यहाँ पर दो कंसेप्ट आ रहे हैं। देखो यहाँ पर एक तो कंसेप्ट ये है कि सो टॉल एज लिखा हुआ है, इसके बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है टॉल। यू रूल ये है
कि सो और एज ऐसे करके कहीं भी लिखा होगा तो इनके बीच में हमेशा एक एडजेक्टिव आएगा। ये एडजेक्टिव हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में होगा, कभी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं हो सकता। सो टॉलर नहीं हो सकता था, टॉल लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। बस इस एज के बाद में यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगा, ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव केस आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, इसका मतलब यह है कि हिम नहीं आएगा, इसकी जगह पर ही आएगा। ही सब्जेक्टिव केस होता है, हिम उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई सब्जेक्टिव होता है, मी ऑब्जेक्टिव होता है। शी सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, हर उसका ऑब्जेक्टिव होता है। वी सब्जेक्टिव है, अस ऑब्जेक्टिव है। तो हम जब भी एज के बाद लिखते हैं, इसको ध्यान रखना है, एज के बाद जब भी हम लिखते हैं तो हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा जा सकता है एज के बाद में। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। ये हमारा फोर्थ पार्ट में एरर करेक्शन हम कर रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। अवेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लाभ उठाना, किसी भी चीज़ का फायदा उठाना, उसका मतलब होता है अवेल। और अवेल कहीं पर भी अगर लिखा जाएगा भाई, तो अवेल का एक रूल ये है कि अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना कंपलसरी है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जिन भी शब्दों के साथ सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं उन शब्दों को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो अवेल के बाद जो भी सब्जेक्ट लिखा है इसका रिफ्लेक्सिव लगेगा। कहाँ पर लगेगा भाई? इसका रिफ्लेक्सिव यहीं पर लगेगा। ही अवेल्ड हिमसेल्फ यहाँ पर लगेगा। और अवेल के साथ फिर रिफ्लेक्सिव के बाद में ऑफ भी आता है, तो ऑफ तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब ये हिमसेल्फ लगेगा कहाँ? ये ए पार्ट में लगेगा, अवेल के बाद में। अवेल के बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना है, कंपलसरी है। और अवेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लाभ उठाना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल टू द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए किताब बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल है। बहुत ही पर्टिकुलर सा कंसेप्ट है इस शब्द के साथ, प्रेफरेबल के साथ। भैया प्रेफरेबल का मतलब है दो चीज़ों में से ये ज़्यादा, इसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। प्रेफरेबल अगर कहीं भी लिखा तो उसके साथ कभी भी मोर या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं हो सकता। प्रेफरेबल के साथ कभी भी मोर या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं हो सकता। प्रेफरेबल अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री का शब्द है, उसके साथ मोर की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। तो अकेला वो आएगा, दिस बुक इज प्रेफरेबल टू द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस स्ट्रीम। ठीक है भैया, ध्यान रखना, मोर प्रेफरेबल या मोस्ट प्रेफरेबल कभी नहीं बनता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ही टोल्ड मी दैट दीज काइंड ऑफ कंप्लेंट्स आर कॉमन इन दिस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंदर इस टाइप की कंप्लेंट बहुत कॉमन है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है भैया, दीज लिखा हुआ है, दीज के साथ में जो भी आएगा वो दीज, अब दीज एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करता है तो दीज के साथ काइंड नहीं हो सकता। दीज के साथ काइंड के साथ एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि दीज प्लूरल है ना, तो इसके साथ में जो आएगा वो भी प्लूरल बनेगा। दीज के साथ में सिंगुलर कैसे आ सकता है? अगर कहीं पर दोज लिखा होगा तो दोज के साथ में जो भी लिखा जाएगा वो दोज के हिसाब से आएगा, दोज के हिसाब से आएगा तो भैया प्लूरल आएगा। और अगर कहीं पर दिस लिखा हुआ है या कहीं पर अगर दैट लिखा हुआ है तो दिस और दैट के साथ में जो भी आएगा वो सिंगुलर नाउन आएगा। दिस बुक, दैट बुक, दीज बुक्स, दोज बुक्स। तो ये कंपैरिजन ये हम कर रहे हैं पार्ट बी के अंदर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है भैया। यहाँ लिखा हुआ है शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट। भाई साहब ऑफ द यूज़ किया गया है, इसको ध्यान से देख लो। ऑफ द का यूज़ करते हैं सिलेक्शन करने के लिए। कब यूज़ करते हैं? सिलेक्शन करने के लिए। सिलेक्शन कब पॉसिबल है? जब आपके पास ऑप्शन कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। तो ऑफ द के बाद में जो भी लिखा जाता है भाई वो हमेशा एक प्लूरल नाउन होगा। ऑफ द के बाद में जो नाउन आएगा हमेशा प्लूरल नाउन होगा। ऑफ द के बाद में यहाँ पे लिखा मोस्ट, यहाँ पे लिखा टैलेंटेड, यहाँ पे लिखा गर्ल। नाउन यहाँ पर ये गर्ल है, और जो कि अभी तक तो अपनी सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, सिंगुलर में नहीं चाहिए, यहाँ पर इसका प्लूरल वर्जन बनेगा, गर्ल्स बनेगा। ये सी पार्ट में हम ये करेक्शन करेंगे। इस ऑफ द से पहले क्या लिखा है वो कुछ भी हो सकता है, पहले सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, लेकिन जो बाद में आएगा ऑफ द के, ऑफ द के जो बाद में आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। इसलिए यहाँ पर गर्ल की जगह पर गर्ल्स हम यहाँ पर कर देंगे और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ट्रूली ब्रेथ टेकिंग। कश्मीर की जो सीनरीज हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग है, मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब यहाँ पर नाउन का टॉपिक है एक हमारा डायरेक्टली कि सीनरी एक ऐसा शब्द है, सीनरी जो वर्ड है इसका कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। ये हमेशा हमेशा ऑलवेज सिंगुलर रहने वाले नाउन्स में से है। सीनरी, पोइट्री, पोट्री, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। लगेज, बैगेज, पोस्टेज, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो इसका प्लूरल करना ही नहीं है, तो सीनरीज होता ही नहीं है। तो क्या सिर्फ सीनरी लिख दें तो सिंगुलर हो जाएगा? और अगर ये सिंगुलर लिखा तो फिर ये आर गलत हो जाएगा यार। तो क्या करें? तो फिर इसका प्लूरल करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लूरल अगर करना कंपलसरी ही है ना, तो यहाँ पर पीसेज लगा करके पीसेज ऑफ सीनरी कर देंगे, SCENERY। सीनरी को तो सिंगुलर ही लिखेंगे, उसके बाद पीसेज वर्ड को जोड़ देंगे, और इस पीसेज वर्ड के लिए यहाँ पर ये आर जस्टिफाइड हो जाएगा। द पीसेज ऑफ सीनरी ऑफ कश्मीर आर ट्रूली ब्रेथ टेकिंग। ये ए पार्ट में हम सीनरीज की जगह पीसेज ऑफ सीनरी लगा देंगे। ऐसे ही अगर कहीं पर इन्फॉर्मेशंस लिखा है तो आप पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कर देंगे। ऐसे ही कहीं पर अगर एडवाइसेज लिखा है तो आप पीसेज ऑफ एडवाइस कर दोगे। कहीं पर एविडेंसेज लिखा है तो आप पीसेज ऑफ एविडेंस कर दोगे। ये रूल हमें नाउन के टॉपिक से मिलता है। नाउन का सिंगुलर या प्लूरल का टॉपिक है, वहाँ पर ये कंसेप्ट चलता है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरी देखी है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी तरीके का चेंजमेंट चाहते हैं यहाँ पर कि किसी प्रकार का बदलाव यहाँ पर किया जाए, कुछ ऐड किया जाए, जोड़ा जाए,
तो आप मुझे जरूर बताओ। और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो इसको आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूँगा लगातार। ईडियम्स वाली सीरीज लगातार चल ही रही है, आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है। और कुछ भी नहीं तो कम से कम एक एग्जाम्पल सेंटेंस तो बना करके कमेंट में लिख ही दिया करो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।